हाइड्रोकार्बन 3 तरह का होता है। क्या क्या होता है? एल्केन, ये सैचुरेटेड है, जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n+2। एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं? ये अनसैचुरेटेड होता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। तो अपन एक काम करते हैं अब कि अपन एल्केन से स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन का एनालिसिस। तो सबसे पहले अपन क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले अपन देखने वाले हैं एल्केन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, तो एल्केन के बारे में एक थोड़ी बहुत हम जनरल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इंटरेस्टिंग बात एल्केन की यह है कि एल्केन रिएक्ट नहीं करता है केमिकल रिएजेंट्स जैसे कि डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कास्टिक सोडा, एसिडिक बेसिक K2Cr2O7, KMnO4 एक्सेट्रा। अब ये जो रिएजेंट्स है ना, जितने भी मैंने अभी आपको बताए, ये ऐसे रिएजेंट्स हैं जो कि मतलब अगर आप थोड़े से भी रिएक्टिव हुए ना तो आपके साथ रिएक्शन कर ही लेंगे। जैसे डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ओ बहुत रिएक्टिव, पर एल्केन इनके साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्केन थोड़ा कम रिएक्टिव है, एल्केन की रिएक्टिविटी कम होती है। इसीलिए एल्केन्स का एक जनरल नाम, कॉमन नाम जो है वो होता है पैराफीन्स। ठीक है, क्या होता है? ये पैराफीन्स कहलाते हैं एल्केन्स। इनकी पूरी सीरीज क्या कहलाती है? पैराफीन्स। और ये नाम कहां से आया पैराफीन्स? क्योंकि पैरम मतलब लिटिल और अफीन मतलब रिएक्टिविटी, सो लिटिल रिएक्टिविटी। अब एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? एल्केन के अंदर ऐसा क्या है जो इसको कम रिएक्टिव बना रहा है? अब केमिस्ट्री में अगर आपको समझना है कि कौन रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तो आप स्ट्रक्चर देखो, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को देखो और सब अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन कितना रिएक्टिव, कौन कितना अनरिएक्टिव। तो अपन एल्केन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास इथेन है, इसके स्ट्रक्चर में मैंने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लिए। अब देखो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे फोकस करते हैं। यहां पे सबके सब सिग्मा बॉन्ड और कोई भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जोन नहीं है, ना ही कोई यहां पे पोलर है। इसका मतलब ये कम रिएक्टिव होगा। इस पिक्चर को अपने दिमाग में बिठा लो। जब भी ऐसा होगा कि एक जगह इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, या फिर पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है, या फिर पोलैरिटी नहीं आ रही है, तो जो मॉलिक्यूल है वो बहुत कम रिएक्टिव होगा। और यही केस हमारे किसके साथ हो रहा है? एल्केन के साथ हो रहा है। सबके सब सिग्मा बॉन्ड है यहां पे। तो बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं किसका। हम वो देखते हैं जो रिएक्टिव होता है। पानी काफी रिएक्टिव होता है। नमक डालो पानी के अंदर घुल जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुई है। शक्कर डालो घुल जाएगी। पानी में अब आपको दिख रहा है साफ साफ। ऑक्सीजन बेचारा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए, तो उस पर डेल्टा नेगेटिव आ गया, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया। तो अगर मैं कोई मॉलिक्यूल हूं और मेरे को अपने सामने पानी दिख रहा है, तो पानी में से मेरे को क्या आवाज आ रही होगी? ऑक्सीजन बोल रहा होगा मेरे पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, कोई अपने इलेक्ट्रॉन मेरे से ले जाओ, मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो तो ले जाओ। हाइड्रोजन क्या बोल रहा होगा? डेल्टा पॉजिटिव के साथ मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके पास एक्स्ट्रा हो वो दे जाओ। इसका मतलब ये रिएक्टिव है। तो एल्केन्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तब ये पॉइंट बार बार आएगा। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं सबसे पहले कि एल्केन्स को मैं बनाऊंगा कैसे, इसको किन किन मेथड से प्रिपेयर किया जाता है एल्केन को। पहला मेथड जो होता है वो होता है कि आप एक काम करो, अनसैचुरेटेड लो, एल्कीन एल्काइन लो और उस पर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दो। सबसे पहले अपन यहां फोकस इस पे रहेगा। अभी देखो हमारी थीम थ्रू आउट ये ही चलने वाली है। सबसे हम पहले फोकस ये करेंगे कि हम प्रोडक्ट बनाएं कैसे। हमको एल्केन बनाना है अभी। ठीक है, तो मेरे पास क्या सिचुएशन है? एल्कीन है और उस पर मैंने H2 डाला। किसकी प्रेजेंस में डाला? कैटलिस्ट भी यहां पे साथ में डाला है, तभी इसका नाम है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो जब भी ये सिचुएशन होगी, अब आपको क्या याद आ रहा है? हमने जब एरोमेटिक का एनालिसिस किया था तो याद करो हमने क्या देखा था कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से हमने एनालिसिस किया था और वहां पे हमने क्या देखा था कि जब भी मैं H2 जोड़ूंगा तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगी। एल्कीन में तो ऐसा होगा ही सही क्योंकि पाई बॉन्ड तोड़ के सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आंसर ये किया कि ये रिएक्शन होगा क्यों। अब रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2 है, उसको जोड़ दो डबल बॉन्ड की जगह तो H जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा? RCH2CH2R और ये क्या होता है?
एल्केन होता है। तो हमने क्या किया, डबल बॉन्ड को तोड़ा और उसकी जगह 2 हाइड्रोजन को लगाया। तो इसका प्रोडक्ट बनाने का एक बहुत आसान तरीका होता है। क्या तरीका होता है, एल्कीन से एल्केन बनाना है। देखो हमने क्या लिया, RC डबल बॉन्ड C RHH, ये क्या है, एक एल्कीन है, इस पे हमने H2 को डाला। प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करो, H2 को डबल बॉन्ड के ऊपर ले जाके H सिंगल बॉन्ड H की तरह से लिख दो। अब क्या करो कि H और H का सिंगल बॉन्ड और C का डबल बॉन्ड तोड़ के C और H को ज्वाइन कर दो, तो आपका प्रोडक्ट बन गया। देखा, सिंपल है ना। C का डबल बॉन्ड ब्रेक किया, H का सिंगल बॉन्ड ब्रेक किया, CH को जोड़ा, CH को जोड़ा, प्रोडक्ट बन गया किसका, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का, एल्कीन से एल्केन। तो पूरा रिएक्शन क्या हुआ, पूरा रिएक्शन हुआ ये, एल्कीन प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट विल गिव यू एल्केन। जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे 2 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, अब यहां पे हम फोकस करते हैं कि ये कैटलिस्ट यहां पे क्या कर रहा है। ये रिएक्शन तो वैसे भी एक्सोथर्मिक है, अपने आप ही हो जानी चाहिए, तो हमने यहां पे कैटलिस्ट डाला क्यों है। इनफैक्ट रिएक्शन का नाम ही कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कैटलिस्ट की क्या जरूरत पड़ गई। तो कैटलिस्ट की जरूरत समझने के लिए पहले ये तो समझो कैटलिस्ट होता क्या है। तो अपन यही समझते हैं अब कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, एक सब्सटेंस जो कि रिएक्शन की रेट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो कैटलिस्ट कहलाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैटलिस्ट में कोई परमानेंट चेंज नहीं आता। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह याद रखने वाली बात है। कैटलिस्ट में कभी कोई परमानेंट चेंज नहीं आता, यह हमने समझ लिया। ठीक है, परमानेंट चेंज कैटलिस्ट में नहीं आएगा। तो जैसा वो रिएक्शन के पहले था वैसे ही वो आपको रिएक्शन के बाद मिलेगा। वो सिर्फ क्या कर रहा है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा है, वो रास्ता आसान कर रहा है रिएक्शन के होने का, इसलिए रिएक्शन जल्दी होगा। रिएक्शन जल्दी होना हमारे लिए फेवरेबल है मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे भी होंगे जहां पे हमको रिएक्शन को बोलना पड़ेगा नहीं नहीं धीरे हो, आराम से हो, तब हम दोनों काम करता है कैटलिस्ट। ठीक है, पर अभी जो हमारा फोकस है, हमको यह करना है कि हम हाइड्रोजनेशन की रेट बढ़ाएं कैसे। यहां पे कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है, रिएक्शन की रेट बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो कैटलिस्ट हमने लिए कौन कौन से हैं। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हम जनरली 3 तरह के कैटलिस्ट यूज करते हैं। पहला, या तो आप पैलेडियम प्लेटिनम यूज कर लो, ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पे ये रिएक्शन करा देंगे, ये इतने बढ़िया कैटलिस्ट हैं। या फिर अगर आप निकल यूज कर रहे हो तो आपको टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस पे लेना पड़ेगा। और अगर आपने निकल लिया है तो फिर ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, सेबेटियर एंड सैंड्रेंस रिएक्शन। किसके लिए, क्योंकि ये जो 2 साइंटिस्ट हैं सेबेटियर एंड सैंड्रेन, उन्होंने ये रिएक्शन को उस टाइम पे किया था अपने जमाने में, इसलिए उनको रिस्पेक्ट देते हुए इसको हम बोलेंगे सेबेटियर एंड सैंड्रेंस रिएक्शन। सिर्फ कब, जब रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वो निकल होगा, सिर्फ तब। तीसरा कैटलिस्ट होता है राने निकल। राने निकल भी रूम टेम्परेचर पे करा देता है। ये तीसरा तरह का कैटलिस्ट हुआ। तो 3 तरह के हुए, पैलेडियम प्लैटिनम रूम ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पे, निकल थोड़े से हायर टेम्परेचर पे, निकल वाला कहलाया सेबेटियर एंड सैंड्रेंस रिएक्शन, या फिर राने निकल, ये भी रूम टेम्परेचर पे करा रहा है। ठीक है, तो अपन अब इस पॉइंट पे वापस आते हैं कि यार ये कैटलिस्ट कर क्या रहा है। देखो, कोई भी रिएक्शन अभी तक आपने पढ़ी है तो उसको जनरली एक मीडियम चाहिए होता है होने के लिए। रिएक्शन होने के लिए हमको एक मीडियम चाहिए होता है। याद करो एसिड और बेस रिएक्शन को, तो जो एसिड बेस रिएक्शन होती है, सॉल्ट बनता है, वो जनरली कहां पे होता है, पानी के अंदर। एक्वस मीडियम में हम वो रिएक्शन कराते हैं। तो पानी एक मीडियम बन रहा है। मीडियम से क्या होता है कि मेरे दोनों जो रिएक्टेंट हैं वो आपस में कहीं पे तो मिलेंगे। ऐसे थोड़ी ना, रिएक्शन होने के लिए मिलना तो जरूरी है, रिएक्शन में बातें चीतें होती है तो उसके लिए मिलना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे जो कैटलिस्ट है वो सेम काम कर रहा है, मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। और ये मीडियम किस तरह से प्रोवाइड कर रहा है वो भी एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है यहां पे। ठीक है, तो अपन देखें इसको कि कैटलिस्ट यहां पे क्या जादू कर रहा है, देखते हैं। देखो, पैलेडियम प्लैटिनम, एक काम करते हैं प्लैटिनम लेते हैं। तो ये हमने क्या लिया, प्लैटिनम। अब इस प्लैटिनम को ध्यान से देखो, प्लैटिनम का एक सरफेस है। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये ही हमारे काम की चीज है। कैसे काम की चीज है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं इसके सरफेस में, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के कि इस सरफेस पे क्या जादू हो रहा है। ठीक है, ये आया मेरा सरफेस। अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि जहां पे ये प्लैटिनम का हमने क्यूब रख रखा था ना, वहां पे मैंने एल्कीन को और हाइड्रोजन गैस को छोड़ रखा है।
ऊपर उड़ रही है, एल्कीन उड़ रही है, हाइड्रोजन गैस उड़ रही है। तो अब इस कैटलिस्ट का रोल आता है, एल्कीन को हाइड्रोजन गैस से मिलना है ताकि एल्केन बन सके, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो सके। तब ये जो कैटलिस्ट है ये अपना सरफेस प्रोवाइड करके जादू कर रहा है। क्या जादू कर रहा है? देखो, ये आई मेरी एल्कीन और ये आया मेरा H2, ठीक है। तो ग्रे वाले कार्बन, व्हाइट वाले हाइड्रोजन। अब देखो यहां पे हुआ क्या, जो मेटल था उसने दोनों हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड को तोड़ दिया और एडजॉर्ब कर लिया हाइड्रोजन गैस को, दोनों को। दोनों अब H एटम जो है वो मेटल के सरफेस पे एडजॉर्ब हो गए हैं, पकड़ के रख लिया मेटल ने हाइड्रोजन को। H2 गैस थी, उसने बॉन्ड तोड़ा H और H के बीच का, और दोनों हाइड्रोजन के साथ खुद बॉन्ड बना लिया। सिमिलरली उसने क्या किया, जो हमने एल्कीन ली थी उस एल्कीन में यहां पे उसने क्या किया कि डबल बॉन्ड को तोड़ा और सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो मेटल ने क्या किया, हाइड्रोजन को पकड़ लिया और एल्कीन को पकड़ लिया, एल्कीन को पकड़ लिया, हाइड्रोजन को पकड़ लिया। अब देखो, पहले तो क्या था, हाइड्रोजन भी उड़ रहा है, एल्कीन भी उड़ रही है, मिल नहीं पा रहा है, तो रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। तो बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होगा, जन्म जन्मांतर में कभी मिलते रहेंगे। पर अब क्या किया मेटल ने, दोनों को पकड़ लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि मेटल जो है वो हाइड्रोजन को फ्री कर देता है, ये प्रॉपर्टी है। तो हाइड्रोजन जाके मेटल वाले बॉन्ड से टकरा के मेटल कार्बन का बॉन्ड तोड़ देती है और हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ जाती है। यहां पे क्या हुआ, यहां पे भी यही हुआ। तो दोनों हाइड्रोजन फ्री हुई, ये बॉन्ड बन गया। तो दोनों हाइड्रोजन फ्री हुए, कार्बन के साथ जुड़े, और अब क्योंकि सारे हमारे सब्सटेंस फ्री हो चुके हैं तो मेटल से दूर जाके उड़ गए। सिंपल कहानी। तो मेटल ने क्या किया, सरफेस प्रोवाइड किया, एड्सॉर्प्शन किया। एड्सॉर्प्शन करके क्या किया, एड्सॉर्प्शन करके ये किया कि दोनों को पास पास रख लिया। अब हाइड्रोजन फ्री होके एल्कीन पे जाके टकरा सकता है और एल्केन बन सकता है। तो क्या किया, एड्सॉर्प्शन किया। अच्छा, और एड्सॉर्प्शन हुआ कहां, सरफेस पे हुआ। तो मेरे को एक बात बताओ कि मेरे को ज्यादा सरफेस चाहिए है कि कम सरफेस चाहिए? आपका रिएक्शन तेजी से कब हो रहा है, जब मेरे पास सरफेस है। सरफेस मेरे को ज्यादा चाहिए ना, क्योंकि मेरे को ज्यादा रिएक्शन करानी है, ज्यादा एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब मेरे को बहुत सारा मेटल लेना पड़ेगा, तभी तो मेरे को बहुत सारा सरफेस मिलेगा। एक दूसरा तरीका भी होता है, अगर आप मेटल को उस क्यूब फॉर्म में लोगे तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, और अगर आप उसको पाउडर्ड फॉर्म में लोगे तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। मेरी बात ऐसे मान लोगे क्या आसानी से? नहीं, हर चीज को हमको क्वेश्चन करना है, ऐसा क्यों। ये लाइफ में फिलॉसफी होने चाहिए, तब मजा आता है। तो सेम क्वेश्चन मेरे भी मन में आया कि ऐसा क्यों। मैं तो इसको घर पे बैठे बैठे ही चेक करना चाहता हूं। तो एक बढ़िया मस्त तरीका बताता हूं। एक काम करो, आप अपने आसपास कोई किराने की दुकान पे जाओ, वहां पे उनसे पूछो कि मेरे को एक काला नमक का क्रिस्टल मिलेगा क्या, बड़ा टुकड़ा मिलेगा क्या। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये जो मेरी चीज है, ये मेरा वही है, काला नमक का टुकड़ा है। ये सबके घर में उसको मिल जाएगा। अब देखो यहां पे ये किस फॉर्म में, एक क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है, बड़ा सा एक टुकड़ा मिलेगा। और मैंने क्या देखा था अभी कि मैं जब इसको पाउडर्ड फॉर्म में करूंगा तो मेरा सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो देखो अपन कंपेयर करते हैं। इस केस में मैंने क्या किया कि सरफेस एरिया मार्क कर लिया, ठीक है भाई, मार्क हो गया इसका सरफेस एरिया। अब मैं इसको तोड़ना शुरू करता हूं, फिर जब ये टूट जाएगा, पाउडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका सरफेस एरिया मार्क कर लेंगे और कंपेयर कर लेंगे। तो चलो करते हैं, तोड़ना शुरू करते हैं इसको, ठीक है, शुरू हो जाते हैं। तो हम इसको मारेंगे ताकि ये पाउडर्ड फॉर्म में हो जाए। हो रहा है, फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। देखो अब ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है और आपको दिख रहा है कि ये फैलता जा रहा है, सरफेस एरिया इसका बढ़ता जा रहा है। बस, तो पाउडर फॉर्म में होगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। हमने एरिया मार्क कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ये बाद का सीन जब पाउडर फॉर्म में हो चुका है, और ये पहले का सीन। तो बाद का सीन, पहले का सीन, साफ साफ आपको दिख रहा है कि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो हम कैटलिस्ट को किस फॉर्म में लेंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए पाउडर्ड फॉर्म में लेंगे, ठीक है।
तो जितना ज्यादा सरफेस उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर पाएंगे, उतना ज्यादा एल्केन बन पाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है, सरफेस एरिया बढ़ाया तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन किया तो ज्यादा एल्केन बना। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको ये दे रखा है एल्काइन, इसमें भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा क्या? बिल्कुल होगा साहब। पाई बॉन्ड को तोड़ के सिग्मा बॉन्ड बनाना है, फेवरेबल कंडीशन है। बस इसमें यह है कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की जगह, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 की जगह आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 लगेंगे, एक एल्काइन को कन्वर्ट करने के लिए। किसमें? एल्केन में। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, एल्काइन में हाइड्रोजन डाला कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो कन्वर्ट किसमें हो गया? कन्वर्ट हो गया एल्केन में। ठीक है, तो जो हमारा तीसरे टाइप का कैटलिस्ट है ना, राने निकल। अगर आपको राने निकल चाहिए है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? निकल एल्यूमिनियम का एक अलॉय लेना पड़ेगा, और उस निकल एल्यूमिनियम के अलॉय को NaOH के साथ बॉईल करना पड़ेगा। अब NaOH करता क्या है? NaOH एल्यूमिनियम को डिसॉल्व कर लेता है। NaOH अगर एल्यूमिनियम को डिसॉल्व कर लेगा तो बचेगा क्या? निकल बचेगा, और वो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में बचता है, तो सरफेस एरिया इसका बढ़ गया। तो ये वाला जो निकल है, जिसको हम निकल एल्यूमिनियम अलॉय से NaOH में डिसॉल्व करके बनाते हैं, वो राने निकल कहलाता है। ठीक है, और मीथेन को हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको मीथेन प्रिपेयर करनी है तो सॉरी रहेगा, आप जो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? ऐसे कैसे हो रहा है? अरे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आप कर क्या रहे हो? अनसैचुरेटेड चीज ले रहे हो, एल्कीन या एल्काइन। अब एल्कीन बनाने के लिए 2 कार्बन की तो जरूरत है ना, एक कार्बन से कैसे एल्कीन बनाओगे? सिमिलरली एल्काइन बनाने के लिए भी 2 कार्बन की जरूरत है। अब अगर 2 कार्बन लोगे, इथीन आपने लिया, तो उससे क्या बनेगा? इथेन बनेगा। इसीलिए मीथेन नहीं बना सकते। बात समझ में आई? जो सबसे छोटा एल्केन आप बना सकते हो वो क्या है? इथेन। CH2 प्लस H2। इथीन को आप कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, पैलेडियम प्लैटिनम हो सकता है, सेबेटियर सैंड्रन्स हो सकता है, राने निकल हो सकता है, इससे क्या बन जाएगा? इथेन। एल्कीन से एल्केन। तो ये हुआ हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो एल्केन बनाने का दूसरा तरीका देख। दूसरा तरीका होता है कि आप एल्काइल हैलाइड को यूज करो। अच्छा, एल्काइल हैलाइड क्या होता है और उसको कैसे यूज कर सकते हैं? RX एल्काइल हैलाइड, उस पे आप हाइड्रोजन गैस डालो। ठीक है, तो क्या होगा कि क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा RH प्लस HX। ऐसा जादू कैसे हो गया? ऐसा कमाल कैसे हो गया? ठीक है, ये जरा देखते हैं अपन। तो ये कमाल करने के लिए आपको 2 चीजें लेनी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी चीजें लेनी पड़ेगी? 2। पहला है कोई मेटल, दूसरा है कोई एसिड। तो जब आप मेटल प्लस एसिड लोगे, जैसे कि जिंक प्लस HCl लोगे, सपोज आपने जिंक प्लस HCl लिया, तो फिर ये कमाल हो जाएगा। RX प्लस H2 मिलके RH प्लस HX बना देंगे, और RH क्या होता है? एल्केन होता है। एल्केन ही चाहिए था हमको, एल्केन ही बन गया है। तो जब भी आपके सामने रिएक्शन आए, देखो अपनी सीक्वेंस वही है। पहले अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन का रिएक्शन देखेंगे, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, किस रिएजेंट से बन रहा है, इसको देखेंगे, समझेंगे, फिर हम मैकेनिज्म को देखेंगे। तो यहां पे क्या हुआ? एल्काइल हैलाइड को हमने किससे रिएक्ट करवाया? H2 से। किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया? जिंक प्लस HCl, मतलब मेटल प्लस एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या बना? RH प्लस HX। तो R का बॉन्ड तोड़ो X के साथ, उसमें क्या जोड़ो? H। सिमिलरली X में भी क्या जोड़ो? H। तो तोड़ा क्या? RX का बॉन्ड, जोड़ा क्या? RH का बॉन्ड। तो तोड़ा जोड़ा, तोड़ा जोड़ा। सिमिलरली आप मेटल प्लस एसिड है तो जिंक प्लस CH3COH भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो बात हुई कि हां, ये रिएक्शन ऐसे हो गया। अब देखते हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है। चलो समझते हैं। ये मेटल है, मेटल क्या करता है? मेटल तो इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक आपको भी दे देगा। ठीक है, जिंक है तो 2 देगा। तो मेटल की तो ये टेंडेंसी होती है ना कि वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो अब अपन समझते हैं मैकेनिज्म। अच्छा, और एसिड क्या करता है? एसिड H प्लस देता है। तो मेटल ने दिया इलेक्ट्रॉन, एसिड ने दिया H प्लस। अब देखो क्या हो रहा है। जिंक है, ठीक है, वो क्या करेगा? जिंक प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। हमारे पास है R और X। इंडक्टिव इफेक्ट का सोचो। इंडक्टिव इफेक्ट हमें क्या बताता है? इंडक्टिव इफेक्ट हमें बताता है कि X ने R के इलेक्ट्रॉन खींच रखे होंगे, R पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, X पे डेल्टा नेगेटिव होगा। मेटल अब इलेक्ट्रॉन दे चुका है,
R पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, और इनके आसपास दो इलेक्ट्रॉन मंडरा रहे हैं जो कि जिंक के मेटल से आए हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पास जाएगा डेल्टा पॉजिटिव के, कार्बन पे दो इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा। ठीक है, ये रहे मेरे दो इलेक्ट्रॉन और इन दो इलेक्ट्रॉन ने कार्बन पे अटैक कर दिया, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा कार्ब एनायन R माइनस प्लस X माइनस। तो यहां पे क्या बन गया, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसके मैकेनिज्म में जब मैंने RX मतलब एल्काइल हैलाइड का मेटल प्लस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया तो क्या बन रहा है, कार्ब एनायन। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो यहां पे क्या बन गया, R माइनस प्लस X माइनस। अच्छा, तो मैंने ये R माइनस और X माइनस जो है, जो मेरा एल्काइल हैलाइड है, कौन से मीडियम में रिएक्शन करवा रखा है, क्या है मीडियम, एसिडिक मीडियम है। एसिड और मेटल में रिएक्शन करवाया तो एसिड क्या देता है, H प्लस। अब अगर आपको देखो कुछ भी समझना है केमिस्ट्री के अंदर, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जिसके बारे में समझना है खुद को उसकी जगह पे बैठा लो। R माइनस के बारे में आपको समझना है कि अब R माइनस बन गया, X माइनस बन गया, अब R माइनस क्या करेगा, ये सोचो। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम कार्बन है, छोटा होता है कार्बन का एटम और हमारे ऊपर माइनस चार्ज, छोटा एटम है हम, हमारे ऊपर माइनस चार्ज, बहुत गंदा वाला रिपल्शन लग रहा होगा उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो हम अनस्टेबल हैं। स्टेबल होने का क्या तरीका है यार, कहीं से है ना कोई पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, कोई ऐसी स्पीशीज मिल जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं उस स्पीशीज को अपने इलेक्ट्रॉन दे दूं तो मैं भी स्टेबल, वो भी स्टेबल, मजा आ जाए। तो कार्ब एनायन को जब हमने अपने खुद को अज्यूम किया कार्बन आयन की जगह पे, तो हमको एक बात समझ में आया, हर रिएक्शन में आप यही करो, ये बेस्ट तरीका होता है समझने का। अब देखो मीडियम एसिडिक है, H प्लस घूम रहे होंगे, क्या H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, चाहिए हैं, तो क्या R माइनस इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बिल्कुल देगा। ठीक है, तो R माइनस क्या करेगा, R माइनस जाके H प्लस के साथ रिएक्शन कर लेगा और हमारा RH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RH। सिमिलरली X माइनस बचा था, वो X माइनस भी क्या करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा, HX बन जाएगा। तो हमारा क्या क्या बन गया, RH और HX। तो ये इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, अब क्या है, कई बार हमको डाउट आ जाता है कि सर R डेल्टा प्लस था, दो इलेक्ट्रॉन गए, तो R माइनस और X माइनस बना कैसे। तो ये डाउट भी दूर कर लेते हैं। ये सिचुएशन है हमारी, जो ब्लू वाले दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो किसने दिए, मेटल ने दिए। जो ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, हेलोजन का है। जो तीन व्हाइट वाले इलेक्ट्रॉन है वो किसके हैं, हाइड्रोजन के। और जो तीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं जो H के साथ जुड़े हुए हैं वो, और एक हेलोजन के साथ बॉन्ड बना के जुड़ा है वो, तो कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन का प्यार हेलोजन का ज्यादा कि कार्बन का, हेलोजन का। आपको दिख ही रहा है इलेक्ट्रॉन क्या है कि हेलोजन की तरफ क्या हो गए, हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो गए इसमें। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब हम क्या समझते हैं कि हेलोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, उसका काम है। तो हेलोजन क्या बन गया, X माइनस, क्योंकि हेलोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर शेल में, तो उस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कार्बन की। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं हमने ये कार्बन को दिए थे जो कि मेटल से है। अब कार्बन की सिचुएशन सोचो, अभी कार्बन पे पॉजिटिव था क्योंकि उस पे 6 इलेक्ट्रॉन ही थे, अब कार्बन पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कार्बन पे 8 इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा केस, कार्ब एनायन का केस। तो क्या बन गया, कार्ब एनायन यहां पे बन गया। ठीक है, सो हमने ये देखा। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमको क्या बात समझ में आई कि जो बेचारा RX रिड्यूस हो गया है RH में, RX से बनाया हमने RH, तो रिडक्शन ही हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण हुआ। और इलेक्ट्रॉन आया कहां से, मेटल से आया। तो एल्काइल हैलाइड पे मेटल ने इलेक्ट्रॉन फेंके, उसके कारण RX से RH बना। तो ये इस रिएक्शन की खास बात है। ठीक है, सो RX प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ मेटल एंड एसिड क्या देता है, एल्केन देता है RH। अच्छा, इसकी एक खास बात, यहां पे आप मीथेन बना सकते हो क्या, बिल्कुल बना सकते हो। ले लो CH3X, करा दो रिएक्शन तो मीथेन बन जाएगा ना, CH4। हां, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में मीथेन बना पाए थे क्या, नहीं बना पाए थे। इसमें बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं। तीसरा तरीका देखते हैं एल्केन बनाने का। तीसरा तरीका है वुड्स रिएक्शन। वापस से एल्काइल हैलाइड ही लेंगे, पर इस बार रिएक्शन करेंगे वुड्स रिएक्शन। और ये जो वुड्स रिएक्शन है, ये एक फेमस साइंटिस्ट है वुड्स, जिन्होंने 1860s में ये रिएक्शन करवाया था पहली बार। उनके ऑनर में हम इसको वुड्स रिएक्शन बोलते हैं।
सबसे पहले वही देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ले क्या क्या रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शन सबसे पहले हम देखेंगे। हमने क्या लिया है इस बार, 2 RX लिए हुए हैं। क्या लिया है हमने यहां पे, 2 RX लिया है। और क्या लिया है, सोडियम मेटल लिया है। मेटल क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो अब आपको बात समझ में आ रही है। यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनाने का आसान तरीका भी मैं बताता हूं। यहां पे प्रोडक्ट बनेगा RR, ड्राई ईथर यहां पे मीडियम है। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पे, RR बनेगा प्लस 2NaX, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाने का आसान तरीका देखते हैं। RX प्लस 2Na प्लस XR, क्या करो, तोड़ो किसको, X वाले बॉन्ड को, जोड़ो किसको, 2R और R को, तोड़ा जोड़ा, ठीक है। तो हमने तोड़ा क्या था, R और X के बॉन्ड को तोड़ा था, जोड़ा क्या, R और R को जोड़ा। तो तोड़ा किसको, RX को, जोड़ा किसको, RR को। तो तोड़ो जोड़ो, यहां पे भी वैसे ही प्रोडक्ट बन रहा है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। ठीक है भाई, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने ये किया कि 2NaX बनाया और उससे RR बनाया, ठीक है। तो चलो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब यहां पे खास बात यह है कि 2 मैकेनिज्म प्रपोज हैं इस वाले रिएक्शन के लिए, और हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि एग्जैक्टली सिर्फ कौन से एक मैकेनिज्म से हो रही होगी। यह बात अभी तक डिसाइडेड नहीं है। तो दोनों मैकेनिज्म एक्सेप्टेड हैं। पहला मैकेनिज्म है आयनिक मैकेनिज्म, जो कि एक आयन के थ्रू आगे बढ़ रही है। तो इसमें क्या होता है, RX प्लस 2Na प्लस XR ड्राई ईथर, ये हमारी रिएक्शन है। अब इसका अपन मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखो हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास सिचुएशन है ये, हमारे पास क्या है, मेटल, और हमारे पास क्या है, RX। अच्छा, RX के अंदर क्या चल रहा होगा, R पे डेल्टा पॉजिटिव, X पे डेल्टा नेगेटिव, इंडक्टिव इफेक्ट। मेटल क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये मेटल ने क्या दिए, इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, R डेल्टा प्लस पे जाएंगे, और वहां पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। सेम केस हमने कहां देखा था, एल्काइल हैलाइड का, जब हम मेटल प्लस एसिड की प्रेजेंस में करा रहे थे, तो यहां देखा था। तो यहां पे भी क्या बन गया, R माइनस बन गया, X माइनस बना, क्या यहां पे आयन बना क्या, इसीलिए ये आयनिक मैकेनिज्म है। एक RX पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो जो R पे डेल्टा प्लस था, इलेक्ट्रॉन ने वहां अटैक किया, बना क्या, इंटरमीडिएट R पे माइनस, ठीक है। अब देखो यहां पे एसिडिक मीडियम है क्या, नहीं, तो H प्लस होगा क्या, नहीं। तो अब हम R माइनस हैं, हम स्टेबल कैसे हैं, कोई तरीका ही नहीं है। क्या किया जाए, सोचो जरा, टाइम लो। मैंने एक बात आपको हिंट देता हूं कि मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए थे RX के, ये आपका हिंट है। अब सोचो कि ये R माइनस खुद को स्टेबलाइज करेगा कैसे। सोचा, देखो 2 मॉलिक्यूल लिए थे RX के, एक मॉलिक्यूल को ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये, इसमें क्या सीन हो रहा होगा, इसमें तो सीन यही हो रहा होगा ना कि R पे तो डेल्टा पॉजिटिव और X पे डेल्टा नेगेटिव, इंडक्टिव इफेक्ट तो यहां भी लग रहा है। तो अब मैं R माइनस हूं, मेरे को अपने नीचे पड़ा हुआ क्या दिख रहा है, एक RX और R पे डेल्टा पॉजिटिव। माइनस चार्ज किससे अट्रैक्ट होएगा, पॉजिटिव चार्ज से। तो ये R माइनस कहां जाएगा, R पे जाएगा। तो ये R माइनस जाके R पे अटैक करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन ने X को बाहर भगाया था, सिमिलरली R माइनस भी RX पे अटैक करके X को बाहर भेज देगा और RR बन जाएगा। तो क्या बनेगा नीचे, RR और X माइनस, ये हुआ X माइनस बना। और अब ये 2 X माइनस बन गए, ये दोनों X माइनस Na प्लस के पास जाके क्या बना लेंगे, 2NaX बना लेंगे। तो मेरा ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, 2Na, 2 इलेक्ट्रॉन मिले, दोनों इलेक्ट्रॉन को मैंने एक RX पे भेजा, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अटैक कर देगा R प्लस पे, उस पे डेल्टा प्लस है, सॉरी डेल्टा प्लस पार्शियल चार्ज है। सो अटैक हुआ, क्या बना, R माइनस प्लस X माइनस। R माइनस को क्या दिख रहा है, पड़ा हुआ दिख रहा है एक RX, तो वो R पे जाके अटैक कर देगा क्योंकि R पे डेल्टा प्लस है। अब क्या होगा, बनेगा RR और X माइनस। तो क्या बना मेरे पास, RR और X माइनस, 2X माइनस 2Na प्लस, तो क्या बन जाएगा, NaX। सो 2NaX। प्रोडक्ट क्या बना मेरे पास, RR। ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, मेरे को एल्केन ही बनाना था। बना क्या एल्केन, बिल्कुल मेरा एल्केन बना। और साथ में क्या बना, मेरा एल बना 2NaX। तो प्रोडक्ट बनता दिखा, मैकेनिज्म दिखा। हो क्यों रहा है, क्योंकि RX है, हाँ, तो R पे डेल्टा पॉजिटिव है। जैसे ही मेटल दूंगा वो इलेक्ट्रॉन देगा
और फिर ये पूरा मैकेनिज्म होके हमारे पास क्या बन जाएगा, R और R बन जाएगा। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में RBr और RI को ही हम प्रिफर करते हैं। ऐसा क्यों? देखो, बॉन्ड क्या था, RX बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन जाके R पे अटैक कर रहे हैं, बॉन्ड टूट कौन सा रहा था, R और X के बीच का बॉन्ड टूट रहा था। तो अगर R और X के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हुआ तो टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। बात समझ में आ गई? वाह वाह वाह। क्यों बात समझ में आ गई? देखो, R और X के बीच का बॉन्ड है, मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है। अब मेरे को आप एक बात बताओ कि हेलोजन अगर बड़ी हुई तो बॉन्ड वीक होगा कि छोटी हुई तो बॉन्ड वीक होगा? अगर मान लो क्लोरीन है तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, 2p और 3p के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो 2p 3p बॉन्ड। अगर आयोडीन हुआ तो क्या बनेगा, 2p 5p बॉन्ड बनेगा। तो 2p 3p ज्यादा स्ट्रांग कि 2p 5p ज्यादा स्ट्रांग? केमिकल बॉन्डिंग याद करेंगे और आंसर पाएंगे कि 2p 3p ज्यादा स्ट्रांग है। अब वुड्स रिएक्शन में मेरे को क्या करना है, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड तोड़ना है। कौन आसानी से टूटेगा, जो ज्यादा वीक होगा। ज्यादा वीक कौन है, आयोडीन वाला बॉन्ड वीक है। तो ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि ये वीकर बॉन्ड होते हैं और हमारे मैकेनिज्म में हमको बॉन्ड को तोड़ना है, इसीलिए वुड्स रिएक्शन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ होती है। जनरली क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ हम बात नहीं करते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, सो यहां पे आपको दिख ही रहा है ना, इस तरह से हमने रिएक्शन करवाया। आगे चलते हैं। जैसे कि ये है 2C2H5, उसमें क्या लगा हुआ है, आयोडीन, मतलब C2H5I प्लस 2Na, क्या बनेगा इसमें, ब्यूटेन बन जाएगा ना, C2H5 प्लस 2NaI। तो ऐसे वुड्स रिएक्शन का ये आयनिक मैकेनिज्म हमने देखा। ठीक है, क्या बना, N ब्यूटेन। अब अपन चलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे। दूसरा मैकेनिज्म क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होएगा। ये कैसे हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है, रिएक्शन सेम है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे हो रहा है ये देखते हैं। इस बार आप क्या करो, इस बार आप ये करो कि जो मेटल ने आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक RX को देने की जगह दोनों RX को एक एक इलेक्ट्रॉन दो। पिछली बार हमने आयनिक मैकेनिज्म में क्या किया था, एक RX को दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए थे। इस बार ऐसा मत करो, इस बार आप एक काम करो, एक इलेक्ट्रॉन एक RX को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे RX को, तो दे दें, दे दिया। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन दिया तो फ्री रेडिकल बन गया और X- बन गया। अब जरा सिचुएशन सोचो, ऊपर Na+ बैठे बैठे इंतजार कर रहा है कि मेरे पास हेलोजन माइनस आएगा, आयनिक बॉन्डिंग करेंगे, स्टेबल होएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो X- तो कहां चल जाएंगे, Na+ के पास। अब 2 फ्री रेडिकल बन गए। जब भी 2 फ्री रेडिकल होते हैं वो आपस में फटाक से मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, RR बन जाएगा और 2NaX फिर से बन जाएगा। क्या सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन होगी, RR और 2NaX। तो फाइनल मेरा प्रोडक्ट क्या बना, RR और 2NaX। मैकेनिज्म दोनों सही है, आयनिक भी सही है, फ्री रेडिकल भी सही है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, RR और 2NaX। सिमिलरली यहां पे भी ये डाउट आ सकता है कि फ्री रेडिकल कैसे बन गया। तो जैसे हमने कार्बन आयन में देखा था, फ्री रेडिकल बना के देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, कार्बन पाया पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन पाया माइनस चार्ज, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दे दिया। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन कौन सा केस होता है, फ्री रेडिकल का केस होता है। तो क्या बना, फ्री रेडिकल बना, इंटरमीडिएट। बहुत इंपॉर्टेंट, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट ही बनेगा। ठीक है, तो अब ये फ्री रेडिकल जो बनता है देखते हैं हुआ क्या। मेटल ने इलेक्ट्रॉन, रिवीजन हो रहा है यहां, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों R के पास गया तो क्या बनेगा, 2R फ्री रेडिकल बनेंगे। ठीक है, ये 2R फ्री रेडिकल बन गए। 2R फ्री रेडिकल क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे तो RR बन जाएगा। और मेटल के पास कौन जाएगा, X-, तो क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaX बन जाएंगे। सिंपल, ये मैकेनिज्म था। अब यहां पे आती है इंपॉर्टेंट बात, फ्री रेडिकल जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन भी होता है उसका। मतलब एक फ्री रेडिकल तो क्या करता है, हाइड्रोजन गेन कर लेगा, दूसरा क्या करेगा, हाइड्रोजन लूज कर देगा। तो चलो देखते हैं यहां हो क्या रहा है। सिचुएशन क्या है, CH2 C2H2 डॉट C2H5 डॉट, ये मेरे पास है सिनेरियो। अच्छा, फ्री रेडिकल की अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन देखा है, बिल्कुल देखा है। कहां देखा है, हाइपर कॉन्जुगेशन में देखा है भाई। यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा फ्री रेडिकल के केस में। कैसे होगा,
डबल बॉन्ड बनेगा, ये H डॉट बन के ऊपर मंडराता रहेगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस हो जाएगा। अच्छा, H डॉट बन गया, एल्कीन बन गया। H डॉट को सामने क्या दिख रहा है? इथाइल फ्री रेडिकल दिख रहा है। तो H डॉट को सामने इथाइल फ्री रेडिकल दिख रहा है, दोनों फ्री रेडिकल हैं, दोनों अनस्टेबल हैं, तो दोनों मिल जाएंगे। तो बना क्या क्या? बना ये क्या? C2H4 प्लस C2H6। तो एल्कीन भी बना, एल्केन भी बना। बात समझ में आई? तो हमने यहां पे क्या देखा? इथेन इथाइलिन दोनों ही बन गया। तो इससे हमको एक्सप्लेनेशन मिला कि वुड्स रिएक्शन में डबल बॉन्ड कहां से आ गया, वुड्स रिएक्शन में एल्कीन आई कहां से। देखो, आयनिक मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने दोनों को एक्सेप्ट कर रखा है। आपके मन में सवाल आना चाहिए क्यों कर रखा है? मेरे मन में भी आता है। इसका रीजन ये है कि अगर हम सिर्फ आयनिक मैकेनिज्म को देखेंगे तो एल्कीन की प्रेजेंस को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। एल्कीन सिर्फ तभी बन सकता है जब फ्री रेडिकल का डिस्प्रपोर्शनेशन हो, जो कि यहां पे हो रहा है। इसका मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी हो सकता है, इसीलिए दोनों मैकेनिज्म एक्सेप्टेड है ना? बस सिंपल। तो मीथेन वापस से प्रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिपेयर क्या क्या हो रहा है? आर और आर, दो कार्बन एक साथ मिल रहे हैं। मीथेन प्रिपेयर करने के लिए एक ही कार्बन चाहिए। तो जो एल्केन हमने प्रोड्यूस की वो सिमेट्रिकल है, और उसमें क्या है? डबल द नंबर ऑफ कार्बन है जो कि हमने एल्काइल हैलाइड में लिए थे। सिमेट्रिकल एल्केन अगर बन रहा है तो कितने कार्बन के एटम है? डबल कार्बन के एटम है जितने हमने लिए थे उससे। आर लिया था हमने, RX बना क्या? RR, तो कार्बन डबल हो गए ना। और अगर मैं दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स लेता हूं, सेम एल्काइल हैलाइड लिया, RX लिया दो बार, तो क्या बनेगा? RR। तो शुरुआत मैंने अगर मान लो एक कार्बन से की थी, CH3X लिया था, सामने भी CH3X लिया था, बनेगा क्या क्या? CH3 तो डबल हो गए कार्बन। पर अगर मान लो मैं दो अलग अलग हैलाइड लेता हूं, RX और R-X, तो फिर सारे पॉसिबल एल्केन्स बन सकते हैं। कैसे? ले लेते ना अपन, सबसे बढ़िया। मान लो मैंने CH3X और C2H5X को सोडियम मेटल के साथ पटक दिया, वुड्स रिएक्शन करवा लिया, क्या क्या बनेगा? CH3 पे डॉट आएगा, C2H5 पे डॉट आएगा, तो CH3 डॉट और C2H5 डॉट मिल सकते हैं आपस में, CH3 डॉट मिल सकते हैं आपस में, और C2H5 डॉट मिल सकते हैं आपस में। तो तीन प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहला, जब मिथाइल रेडिकल मिले, बन गया, क्या बन गया? ये इथेन। दूसरा, जब मिथाइल रेडिकल और इथाइल रेडिकल बने तो क्या बन गया? प्रोपेन। और अगर मान लो ये वाला केस हो गया, जब दोनों इथाइल रेडिकल मिल गए तो क्या बन गया? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन भी बन गया, प्रोपेन भी बन गया। तो तीन क्या बन गए हमारे पास? तीन तरह के एल्केन बन गए। अब ये तीन तरह के एल्केन बनना बिल्कुल भी फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखते हैं। तो यहां पे क्या बन गया हमारे पास? मिक्सचर। ये मिक्सचर बनने से हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इनका सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। अब आप कोई भी एक रिएक्शन करवा रहे हो, आप क्यों वो रिएक्शन करवा रहे हो? क्योंकि आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए। मेरे को क्या चाहिए था यार? मेरे पास मीथेन तो है, मैं इथेन बना लूं। ठीक है भाई, तो अब उस इथेन को मैं यूज करूंगा। अब अगर मान लो मैंने रिएक्शन करवाई और मेरे पास मिक्सचर बन गया, और अब मेरे को इस मिक्सचर में से इथेन चाहिए है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इथेन को बाकी दोनों से अलग कर लूंगा। पर क्योंकि ये एल्केन है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर होती हैं, तो हम इन तीनों के मिक्सचर को अलग अलग नहीं कर सकते। इसीलिए वुड्स रिएक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं अब आपको बता रहा हूं कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पॉसिबल नहीं है इंडिविजुअल मेंबर्स में, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत आजू बाजू होता है, तो आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वुड्स रिएक्शन को हम अनसिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने के लिए कंसीडर करते ही नहीं है। जब भी वुड्स रिएक्शन की बात होगी और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या अनसिमेट्रिकल एल्केन बनेगा, तो आप मना करोगे, क्योंकि ये प्रीफर्ड ही नहीं है। अनसिमेट्रिकल एल्केन आपने बना लिया, फिर उससे क्या होगा? सारे एल्केन बन जाएंगे, मिक्सचर बन जाएगा। जैसे ही मिक्सचर बनेगा सेपरेट नहीं कर पाओगे, और सेपरेट नहीं कर पाओगे तो फिर कोई यूज ही नहीं है रिएक्शन कराने का। इसलिए वुड्स रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्केन, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्केन बनाने के काम नहीं आता। आपको वुड्स रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के एल्केन ही मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैंने 2 मोल ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया ड्राई ईथर में, तो कौन सा एल्केन ऑब्टेन होगा? तो इस बार तो 2 एल्केन जो कि सेम है उनको मैं मिला रहा हूं, तो एक ही प्रोडक्ट
ऑब्टेन होगा। क्या होगा वो प्रोडक्ट? ये मेरा क्या है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। रेडिकल का बनेगा? बीच वाले कार्बन पे। ठीक है, तो बस हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या है? इसका नाम है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये सिंपल है। अब मानो अगर मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवा रहा हूं सोडियम की प्रेजेंस में, तो कौन कौन से एल्केन ऑब्टेन हो सकते हैं? यहां पे 2 अलग अलग एल्केन हमने अब ले लिए, तो मिक्सचर ऑब्टेन होगा। ये वुड्स रिएक्शन हमको नहीं करवाना चाहिए है। ठीक है, क्या क्या ऑब्टेन होगा? तो देखो मेरे पास क्या क्या है, ये हमारे प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए। कैसे ऑब्टेन हुए? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिया, इथाइल क्लोराइड लिया। होगा क्या क्या? इथाइल रेडिकल मिलेंगे, एन ब्यूटेन बनेगा। इथाइल रेडिकल आइसोप्रोपाइल रेडिकल मिलेंगे, क्या बनेगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। और 2 आइसोप्रोपाइल रेडिकल मिलेंगे, तो अभी हमने जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था, क्या बना था? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो मिक्सचर ऑब्टेन होगा। अलग अलग नहीं कर पाओगे तो वुड्स रिएक्शन कराना यहां पे बेकार है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और क्वेश्चन में ये पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी सुटेबली प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, तो आप मेरे को इसका जवाब दो। आपके पास ये चारों ऑप्शन हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वुड्स रिएक्शन का, उसको ध्यान में रख के आपको जवाब देना है। करो। इथेन बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। CH3X लिया, इथेन बन जाएगा। ब्यूटेन बना सकते हो? बिल्कुल। इथाइल रेडिकल। ठीक है, तो इथाइल हैलाइड ले लो 2, उससे बन जाएगा आइसोब्यूटेन। ये कैसे बनाओगे? क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है ना। सिमेट्रिकल होता तो बना लेते वुड से, तो ये सूटेबली प्रिपेयर नहीं कर सकते। हेक्सेन तो सिमेट्रिकल है, 2 प्रोपाइल रेडिकल लो, आपका काम हो जाएगा। बस, तो बात समझ में आई? जो भी अनसिमेट्रिकल होगा उसके लिए हम वुड्स के थ्रू मना कर देंगे। बस, तो आंसर इसका क्या? 3। अगला, अब एक और चीज, आपके मन में बहुत देर से एक सवाल मन में उठ रहा होगा, अंगड़ाइयां ले रहा होगा। क्या सवाल है? कि आपने अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि ड्राई ईथर क्यों लिया। आप गीला करके ईथर को ले लो, सिर्फ ईथर ही ले लो ना। ड्राई ईथर का क्या मतलब होता है? क्यों? अरे भाई, उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि अगर मैं 2 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहा हूं, अगर ईथर वेट हुआ तो फिर एल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा। कैसे? ऐसे। तो क्या होगा कि सोडियम जो है वो पहले ही पानी से रिएक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन वो देने से पहले पानी से रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? 2NaOH प्लस H2। लो, 2NaOH बन गया। अब 2NaOH क्या करेगा? RX पे अटैक करेगा। 2NaOH का मतलब क्या है? OH माइनस होगा यहां पे, है ना। OH माइनस क्या करेगा? R के पास जाएगा, R पे डेल्टा पॉजिटिव है, X को बाहर निकाल देगा, बचेगा क्या हमारे पास? CH3OH। बस, तो हमको एल्कोहल चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? एल्केन। एल्केन के लिए क्या चाहिए? ड्राई ईथर चाहिए। ठीक है, तो यहां पर रिएक्शन ड्राई ईथर में ही होगी, वेट ईथर में रिएक्शन नहीं करा सकते। सो मीथेनॉल बन गया। नहीं चाहिए भैया हमको।